You all गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आइए फटाफट ज्वाइन करिए, फिर आज की क्लास शुरू की जाए। ज्वाइन द क्लास फास्ट, फटाफट आप लोग ज्वाइन करिए। चलिए, आज हमारा एक टॉपिक है जक्स्टपोजिशन, तो हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग फटाफट आइए, आज शुरुआत किया जाए। आज हमारा ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है, कल से हम अगली यूनिट शुरू करेंगे, और जिसमें हम आपको जितने भी पोएट्स हैं इनकी पोएम्स यहाँ दी गई हैं, पोएम्स को डिस्कस करेंगे, पोएट की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे, उनके लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और पोएम को हम लोग डिटेल में विथ एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा आज का क्लास है जक्स्टपोजिशन के बारे में। तो जक्स्टपोजिशन क्या होता है? जैसा कि नाम से खुद स्पष्ट होता है कि कोई भी चीज पोजीशन में साइड बाय साइड में लगाई गई हो, जक्स्टपोजिशन अर्थात साइड बाय साइड लगाना, बगल में लगाना, जक्स्टपोजिशन। अब साइड बाय साइड में लगाना, लेकिन जस्ट अपोजिट हो, कॉन्ट्रेरी हो। आइडियाज कैसे होने चाहिए? कॉन्ट्रेरी, मतलब एक इधर जा रहा है तो एक इधर आ रहा है। जैसे जो है रामायण महाभारत में आप देखते हैं, तीर चलती थी, जो है राम उधर चलाते उधर रावण से, तो एक क्या होता था, रावण चलाता था कोई भी मंत्र पढ़ के, तो उसका तोड़ राम चलाते थे। दोनों अपोजिट होते थे। अगर वो आग वाला अस्त्र फेंक रहा है तो पानी वाला फेंकते थे, उससे बुझ जाए। तो ऐसे ही जक्स्टपोजिशन एक लिटरेरी डिवाइस है। ये क्या करती है, दो या दो से ज़्यादा आइडियाज होते हैं, उनको साइड बाय साइड रखती है। फ्रेजेज होते हैं, आइडियाज होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, एक्शंस होते हैं, उनको बगल बगल में रखती है। क्या दिखाने के लिए? कंट्रास्ट और सिमिलैरिटी, दोनों में या तो कंट्रास्ट दिखाने के लिए या सिमिलैरिटी दिखाने के लिए बगल बगल में रखा जाता है। तो जक्स्टपोजिशन इज अ लिटरेरी डिवाइस इन विच टू और मोर आइडियाज आर put side by side or placed side by side to highlight contrast or similarities of the phrases, characters or settings। जो भी characters, ideas, phrases, settings हैं, उनको उनका कंट्रास्ट या सिमिलरिटी दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। नॉर्मली जक्स्टपोजिशन क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है कि एम्फेसिस क्रिएट करना, जोर देना, किसी चीज पे लोगों का अटेंशन ड्रा करना। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब दो कंट्रेरी आइडियाज बगल बगल में होते हैं, तो नॉर्मली अगर उसमें सिमिलरिटीज होगी तब भी जो है हमारे अटेंशन हमारा ड्रा होगा, अगर सिमिलरिटी नहीं होगी तब भी हमारा अटेंशन ड्रा होगा। तो ये एक लिटरेरी टेक्निक होती है कि रीडर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। ऐसे जो है फ्रेजेज जानबूझ करके राइटर्स डालते हैं कि ताकि रीडर जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो इट इज, यू कैन से, अ पर्पजफुल वे ऑफ पुटिंग फ्रेजेज साइड बाय साइड विच आर ऑफ कंट्रास्टिंग और सिमिलर मीनिंग। कंट्रास्टिंग या सिमिलर मीनिंग के फ्रेजेस को, वर्ड्स को, कैरेक्टर्स को, सेटिंग्स को साइड बाय साइड में रखा जाता है, जानबूझकर पर्पजली रखा जाता है, ताकि हमारे टेक्स्ट पर ज़्यादा इफेक्ट, ज़्यादा जो है एम्फसाइज हम कर सकें उसको, ताकि लोग उसको पढ़ें। अब जक्स्टपोजिशन के टाइप्स क्या होते हैं? तो जैसे को ऊपर हमने आपको बताया था कि कैरेक्टर, सेटिंग्स, तो ऐसे ही पहला हमारा है कैरेक्टर जक्स्टपोजिशन। अब ध्यान रखिएगा, कैरेक्टर जक्स्टपोजिशन इस नाम से स्पष्ट है कि जब दो कैरेक्टर्स जो हैं एक दूसरे के बगल में रखे जाएं, दो कैरेक्टर्स, और दोनों कैरेक्टर्स क्या करें, कोई अपना डिफरेंस बताएं, कोई उनकी अलग अलग क्वालिटीज हो उसको शो करें, और दोनों को पास पास में रखा जाए, तो क्या कहलाता है? कैरेक्टर जक्स्टपोजिशन।
व्हेन टू करेक्टर्स आर प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर, जैसे दो करेक्टर्स हैं, मान लीजिए ए और बी, दोनों पास पास में रखे जाते हैं, टू हाईलाइट दियर डिफरेंसेस। अब दोनों का डिफरेंस मतलब एक तरफ हीरो आपका चलता है, दूसरे तरफ विलन चलता है, इस तरीके से, या उसकी क्वालिटी या एक्शन, जैसे दो भाई होते हैं, मान लीजिए मिस्टर ए मिस्टर बी, दो भाई हैं, एक बड़ा एक्टिव होता है, दूसरा आलसी होता है, एक सुबह 5 बजे उठता है, दूसरा 12 बजे भी नहीं उठता है। तो ये क्या है, दो करेक्टर्स के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज, लेकिन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों जो है एक ही किताब पढ़ते हैं या दोनों एक ही जगह खेलने जाते हैं। तो कह रहे हैं सिमिलैरिटी या जो है कंट्रास्ट दिखाने के लिए दो करेक्टर्स को जब साइड बाय साइड में हम उनकी स्टोरी को डेवलप करते हैं तो ये टेक्निक कहलाती है करेक्टर जक्सटापोजिशन। दिस ऑफन हेल्प्स टू डेवलप करेक्टर्स आर एक्सप्लोर थीम्स। इसका प्रयोग प्रायः करेक्टर को डेवलप करने में या स्टोरी को आगे बढ़ाने में होता है। जैसे आप बहुत सारे लोग मूवीज देखते होंगे जिसमें हीरो और उसका भाई छोटा रहता है पहले, फिर उनकी हरकतें दिखाता है। जैसे आप बाहुबली को ही देख लो, बीच में जो फ्लैशबैक की स्टोरी आती है तो उसमें दिखाता है कि एक तरफ आपके बाहुबली हैं, महेंद्र बाहुबली, और दूसरी तरफ जो है भल्लाल देव हैं जो है। तो भल्लाल देव और महेंद्र बाहुबली दोनों की नर्चरिंग जो राजमाता हैं वो साथ में करती हैं। दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज है, लेकिन साथ साथ में उनके अंदर कुछ कंट्रास्टिंग नेचर है। जैसे बाहुबली क्या है, ही इज वेरी काइंड टू हिज पीपुल, अपने लोगों के लिए, अपने प्रजा के लिए वो बहुत काइंड हार्टेड है। जबकि भल्लाल देव क्या है, उसे अपना फायदा होना चाहिए, उसके लिए जनता का नुकसान हो जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहां पर कुछ सिमिलैरिटीज और कुछ जो है कंट्रास्टिंग क्वालिटीज को दिखा करके स्टोरी को हाईलाइट किया जाता है और हाईलाइट करते हुए आगे बढ़ाया जाता है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है करेक्टर जक्सटापोजिशन। लिटरेचर में अगर हम बात करें तो जैसे चार्ल्स डिकिंस का एक नावल है अ टेल ऑफ टू सिटीज, बहुत ही फेमस नावल है। ये बेस्ड है फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर, तो याद रखेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर ये बेस्ड है। ये मैं पहले भी आपको कोट कर चुका हूं। इसमें जो है दो हमारे चार्ल्स डिकिंस साहब ने इसमें दो सिटीज की कहानियां बताई हैं, एक लंदन है और दूसरा पेरिस है। अर्थात लंदन और पेरिस दोनों के बीच की स्टोरी को ही इन्होंने बताया है। तो इसमें दो मेन सिटीज हैं, इसीलिए इसका नाम है अ टेल ऑफ टू सिटीज। तो इसमें जो दो सिटीज हैं उनका नाम क्या है, एक का नाम है लंदन और दूसरे का नाम है पेरिस। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर बेस्ड है। इसमें एक करेक्टर है, आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे, मैं ये सब नॉवेल्स भी आपको पढ़ाऊंगा। इसमें एक डॉक्टर मेनेट करेक्टर है, बड़ा ही जो है जेंटल फेलो है, और एक सिडनी कार्टन है। दोनों जक्सटापोज हैं, ये बड़ा वीक है और सिडनी कार्टन काफ़ी मजबूत है, और उसके अंदर एक अलग क्वालिटी है, काफ़ी क्रूअल है। ये बेचारा जो है बहुत सिंपल सा है। तो डॉक्टर मेनेट रिप्रेजेंट्स इनोसेंस एंड गुडनेस। तो डॉक्टर मेनेट के अंदर बहुत इनोसेंस है और गुडनेस है, जबकि सिडनी कार्टन के अंदर क्या है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और मॉरली एम्बिगुअस करेक्टर है। मतलब उसके चरित्र के बारे में क्लियर नहीं होता कि उसका चरित्र कैसा है। और दोनों क्या हैं दोनों जो है ट्रांसफॉर्म होते हैं, दोनों का के अंदर बदलाव आता है, स्टोरी आगे बढ़ती है। तो ये क्या है, ये जक्सटापोजिशन है, दो करेक्टर अपोजिट क्वालिटी वाले साइड बाय साइड डेवलप किए जाते हैं, ये कहलाता है जक्सटापोजिशन। नाउ वी हैव सिचुएशनल जक्सटापोजिशन। सिचुएशनल जक्सटापोजिशन कुछ ऐसा नहीं है कि आप परेशान हो जाएं, जैसे ये सिचुएशन के हिसाब से, अर्थात इवेंट सिचुएशंस अगर दो साथ साथ चलती हैं और वो कंट्रेरी या कुछ मामले में सिमिलर होती हैं तो वहाँ पर सिचुएशनल जक्सटापोजिशन होता है। टू कंट्रास्टिंग सिचुएशन, दो अपोजिट सिचुएशन इवेंट्स आर प्लेस्ड टुगेदर, इनको पास पास रख दिया जाता है। टू ब्रिंग आउट द टेंशन बिटवीन देम आर टू हाईलाइट देयर अपोजिट्स। ये क्या होता है, हाईलाइट करने के लिए। जैसे सपोज करिए आप मूवी देखते हैं, मूवी में क्या होता है कि दो चीजें होती है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं कि एक हीरो है मिस्टर ए और एक मिस्टर जेड हैं, जो कि मूवी में विलन दिखाई दे रहे हैं। अब
होता क्या है कि हीरो ए जो है अपनी बाइक से जा रहे हैं या अपनी कार से जा रहे हैं। अब जेड के यहाँ जो है, ए के यहाँ शादी पड़ी हुई है, मैरिज है इनके सिस्टर की, और जेड जो है, जेड का भाई जो है जा रहा है इधर से। ये ए जो है इसके भाई को कार से मार देते हैं। अब ये मर जाता है, इसकी डेड बॉडी जेड के यहाँ पड़ी हुई है, सब रो रहे हैं, गा रहे हैं। दूसरी तरफ इधर क्या है, हीरो के यहाँ क्या चल रहा है, मैरिज सेरेमनी चल रही है। तो दो इवेंट्स कंट्रास्टिंग है बिल्कुल। अब ये दोनों इवेंट्स साथ साथ में दिखा करके और टेंशन क्रिएट करता है आथर। क्या करता है, अब यहाँ पे ये जो इसका भाई है जेड, ये कहेगा कि पता करो मेरे भाई का कातिल कौन है। फिर कोई आके बताता है कोई मिस्टर ए है और उसके यहाँ बहन की शादी है। तो जब हम देखते हैं कि उधर मैरिज प्रोसेशन चल रहा है, इधर फाइनल रिचुअल्स की तैयारी हो रही है, तो जब हम देखते हैं तो हमारे दिमाग में टेंशन क्रिएट होता है कि यार ऐसा तो नहीं कि शादी में आके आक्रमण कर देगा, मार डाले, ये कर डाले, दुनिया भर के टेंशन एराइज होते हैं। तो ये क्या किया जाता है, टेंशन एराइज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब आ जाइए लिटरेचर में देखें तो विलियम शेक्सपियर का रोमियो एंड जूलियट है। इसमें जक्स्टापोजिशन क्या है, रोमियो और जूलियट के बीच में एक तरफ प्रेम चल रहा है और दूसरी तरफ वायलेंस है इनकी दोनों फैमिली में। क्यों, क्योंकि दोनों फैमिली कॉन्ट्रेरी टर्म्स पर है। और लास्ट में होता क्या है, एक तरफ प्रेम और एक तरफ वायलेंस, दोनों को साथ साथ में हमें दिखाया जाता है। तो ये क्या है, जक्स्टपोजिट आइडियाज हैं। इससे क्या होता है, आदमी के दिमाग में टेंशन बना रहता है। अब रोमियो की फैमिली जो है वो जूलियट की फैमिली को नहीं जान, इसकी दुश्मन है और ये इसके दुश्मन है, और इन दोनों को प्रेम हो जाता है। तो अब हमेशा रीडर के दिमाग में ये टेंशन बनी रहती है कि ऐसा ना हो कि इसके फैमिली का कोई मिल जाए इसको मार दे, ऐसा ना हो इसकी फैमिली का मिल जाए कोई इसको मार दे। फाइनली हालांकि उसमें डेथ होती है। एक ये बहुत फेमस ट्रेजेडी है जो है, आप लोग पढ़ेंगे, रोमन ट्रेजेडी में इसका नाम आता है शेक्सपियर के। उसके बाद सेटिंग जक्स्टापोजिशन, एक जक्स्टापोजिशन आपका जो है कैरेक्टर जक्स्टापोजिशन के बाद आता है सेटिंग, अर्थात किसी भी जो कैरेक्टर है उसको इस तरीके से इन्वायरमेंट क्रिएट करके प्रेजेंट किया जाता है, लोकेशन को ऐसे साइड बाय साइड प्लेस किया जाता है कि वो आपस में कंट्रास्टिंग दिखते हैं। तो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं सेटिंग जक्स्टापोजिशन। प्लेसिंग कंट्रास्टिंग इन्वायरमेंट्स और लोकेशन साइड बाय साइड, जब हम कंट्रास्टिंग इन्वायरमेंट को या लोकेशन को साइड बाय साइड दिखाते हैं तो क्या कहलाता है, सेटिंग जक्स्टापोजिशन। जैसे आप बहुत सारी मूवीज देखते हैं, मूवीज में आपको क्या दिखता है, एक तरफ जो है कोई मिस्टर वाई हैं, इनका बहुत बड़ा महल है, जो है इनका बहुत बड़ा महल पैलेस है। दूसरी तरफ कोई मिस्टर सी हैं जिनकी एक झोपड़ी है छोटी सी, दोनों साइड बाय साइड में होती हैं। तो ये दोनों सेटिंग साथ में दिखा रहे होते हैं, हीरो हीरोइन महल की होगी, हीरो जो है वो झोपड़ी का होगा। और ये सेटिंग साथ में दिखाने से क्या होता है, ये कंट्रास्टिंग सेटिंग दिखाने से क्या करते हैं, हमारी थीम को डेवलप करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो थीमेटिक डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा है ये क्या करेगा, टेंशन लाएगा। ये क्या करेगा, टेंशन लाएगा। आवाज एक बार आप लोग ध्यान से देखेंगे, टेंशन एराइज होता है तो ये टेंशन एराइज करने के लिए किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल के लिटरेचर में एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो द ग्रेट गैट्सबी जो है ये बहुत ही फेमस जो है नावल है। द जक्स्टापोजिशन ऑफ द लेविश पार्टीज एट गैट्सबीज मैंसन, इसके जो हीरो हैं गैट्सबी, इनके महल पर खूब लेविश पार्टीज होती हैं। विद द डेसोलेट ग्रिम वैली ऑफ एसेस हाईलाइट्स द स्टार कंट्रास्ट बिटवीन वेल्थ एंड पॉवर्टी। बगल में एक वैली है, वैली ऑफ एसेस, जहां पर लोगों के घर पे चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं और एक तरफ वहां पे क्या हो रहा है, उनके महल में बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है। ये क्या कंट्रास्ट दिखाता है, ये वेल्थ और पॉवर्टी के बीच में कंट्रास्ट दिखाता है। एक तरफ वेल्थ है और दूसरी तरफ पॉवर्टी है। तो ये क्या करता है, ये भी जो हमारे मतलब नावल या ड्रामा जो भी होता है उसमें थीमेटिक जो है डेवलपमेंट के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगला है हमारा सिंबॉलिक जक्स्टापोजिशन। सिंबॉलिक जक्स्टापोजिशन में क्या होता है,
इसमें दो या दो से ज़्यादा सिंबल्स होते हैं, मोटिव्स होते हैं, उनको टुगेदर में रख दिया जाता है। इस तरीके से सेट किया जाता है कि ये कंट्रास्ट में हो या इनमें तुलना की जा रही हो, कंपेयर किया जा रहा हो, ताकि हमारी जो थीम है उसकी और डीप मीनिंग निकल सके। तो इसलिए सिंबॉलिक जस्टापोजिशन का यूज किया जाता है। जैसे इन हार्ट ऑफ डार्कनेस, बहुत ही फेमस नॉवेल है हार्ट ऑफ डार्कनेस, जोसेफ कॉनरैड जो है बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट भी माने जाते हैं। हार्ट ऑफ डार्कनेस में क्या है, द जस्टापोजिशन ऑफ लाइट एंड डार्क इमेजरी इज यूज टू कंट्रास्ट सिविलाइजेशन विथ सेवेजरी। अब एक तरफ सिंबल यूज किया क्या, लाइट, दूसरी तरफ सिंबल यूज किया है डार्क। अब ये दोनों सिंबल किसको सिंबलाइज कर रहे हैं, दोनों अपोजिट सिंबल हैं। एक लाइट दिखाता है सिविलाइजेशन को, अर्थात जो शरीफ सभ्य हैं, और दूसरा जो हमारा दिखाता है डार्क जो है ये सैवेजरी को दिखाता है, अर्थात असभ्यता को, जंगलीपन को दिखाता है। तो ये दोनों क्या हैं, कंट्रास्टिंग आइडियाज हैं, दोनों कंट्रास्टिंग आइडियाज हैं। ये दोनों साथ में किसके माध्यम से दिखाए गए हैं, दो कंट्रास्टिंग सिंबल। कौन सा सिंबल है, एक लाइट है और इसका उल्टा सिंबल क्या है, डार्क है। तो कह रहे हैं सिंबल के माध्यम से जब हम दिखाते हैं तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है सिंबॉलिक जक्स्टापोजिशन। अब इमोशनल जक्स्टापोजिशन, जैसे दो इमोशंस, अपोजिट इमोशंस जो है साथ में प्लेस साइड बाय साइड, तो कहलाता है इमोशनल जक्स्टापोजिशन। जैसे इन द कैचर इन द राय, ये बहुत ही फेमस जो है नावल है कैचर इन द राय, एकदम जो है होल्डन कॉलफील्ड्स डीप सैडनेस एंड सिनिसिज्म आर जक्स्टापोजिट विथ मोमेंट्स ऑफ टेंडरनेस और होप सच एज हिज लव फॉर हिज सिस्टर। अब देखिए एक व्यक्ति के अंदर दो जक्स्टापोजिट फीलिंग आ रही है, एक तो बहुत डिप्रेशन में है, बहुत दुखी है, लेकिन फिर भी वो अपनी बहन के सामने जब जब आता है तो बड़े प्यार से, बहुत खुश होके, बड़े होप के साथ जो है अपनी सिस्टर से वो क्या करता है, उसकी सिस्टर फीबे है उससे बहुत अच्छा बिहेव करता है। अब ये क्या शो करता है, एक ही व्यक्ति के अंदर टेंशन का एक इमोशन है जो है वो, जो एक इमोशनल आइसोलेशन उसका है, और दूसरा क्या है कि वो अपनी बहन से जुड़ना चाहता है। एक तरफ तो टेंशन की वजह से वो बिल्कुल अकेला है, दूसरी तरफ वो क्या कर रहा है, अपनी बहन से जुड़ना चाह रहा है। ये दोनों साथ में चल रहे हैं, एक तरफ आइसोलेशन और एक तरफ कनेक्शन। तो आइसोलेशन एंड कनेक्शन बोथ आर कंट्रेरी, दोनों क्या हैं, कंट्रेरी हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इमोशनल जक्स्टापोजिशन। मतलब व्हेन अ कैरेक्टर कैरीज टू अपोजिट आर कंट्रेरी इमोशंस, जब कोई कैरेक्टर जो है दो कंट्रेरी इमोशंस कैरी करता है और दोनों इमोशंस साथ साथ में चलते हैं, तो उसको कहते हैं हम क्या, इमोशनल जक्स्टापोजिशन। जैसे इमोशनल जक्स्टापोजिशन का एक आपको बहुत बेहतरीन अगर एग्जांपल मैं बताऊं, तो शायद अगर आप लोगों ने स्टोरी सुनी होगी कि दुर्योधन जो था, दुर्योधन अपने अंतिम स्टेज में था, दुर्योधन को अंतिम स्टेज में था, उसको भीम ने मार मार के एकदम खत्म कर दिया था, बस वो मरा नहीं था। और जो है उसको ये श्राप था कि तुम तब तक नहीं मरोगे, आशीर्वाद कह सकते हैं। वो बहुत तड़प रहा था, वो कहता है कि मुझे मौत दे दो, लेकिन वो मर नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसको ये श्राप या आशीर्वाद जो भी था कि भाई जब तक तुम्हारे अंदर दो कॉन्ट्रेरी इमोशंस नहीं आएंगे, अर्थात एक ही साथ सुख और दुख दोनों खबर जब तक तुम नहीं सुनोगे, तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। अब होता क्या है कि कौरवास जो होते हैं ये जाते हैं जहां पर पांडव के जो है वो बने हुए हैं, टेंट लगे हुए हैं, इनके 5 जो है कैंप लगे हुए हैं पांडवस के। ये जाते हैं जो है वहां पे, अपने इनके सैनिक जाते हैं, आग लगा देते हैं और सारे बच्चे इनके जो है वो यहाँ पे जल जाते हैं, मर जाते हैं। ये आकर का सैनिक बताते हैं कि सारे बच्चे जल गए और मर गए। तो ये बहुत खुश होता है कि पांडवों का विनाश हो गया, पांडवों का विनाश हो गया। तो इसके अंदर हैप्पीनेस का इमोशन आया, हैप्पीनेस का इमोशन आया। और दूसरी तरफ इसको ये था कि इसका जो अंतिम योद्धा था
जिसका नाम है अश्वत्थामा, उसको भी इन लोगों ने परास्त कर दिया था और पांडवों ने युद्ध जीत लिया था। तो दो इमोशन, एक तरफ तो हारने का इमोशन था और दूसरी तरफ पांडवों को समाप्त करने का, मतलब युद्ध हार गया उसका दुख है और पांडव समाप्त हो गए उसकी खुशी है। दोनों इमोशन एक साथ आए और वो चल बसा। तो ये क्या है? इमोशनल जक्सटापोजिशन है, मतलब टू इमोशंस गोज टुगेदर, दो इमोशन एक साथ चलते हैं। इसका पर्पस क्या होता है? तो कंट्रास्ट को एम्फेसाइज करने के लिए, अर्थात दो लोगों में विरोध को दिखाने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, जैसे juxtaposition कैन बी यूज्ड टू हाईलाइट शार्प कंट्रास्ट बिटवीन टू एलिमेंट्स वेदर दे आर कैरेक्टर्स, थीम्स आर सिचुएशन। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है, ये मूवी आप लोग देख लीजिएगा, बहुत फेमस मूवी है, जिसमें गुड और एविल दोनों साथ साथ चलते हैं। एक तरफ गुड है और दूसरी तरफ एविल है, और दोनों को क्या करते हैं? कंट्रास्टिंग में दिखाते हैं। जितना पावरफुल गुड है उतना ही पावरफुल एविल भी है, दोनों को पावरफुल दिखाते हैं। तो उससे क्या होता है? जब दोनों कंट्रास्ट ज्यादा पावरफुल हैं, पता चला एक वीक है, एक को किसी ने थप्पड़ मार के बैठा दिया और वो बैठ गया, अगर वो भी लड़ पड़ा, दोनों खूब अच्छे से लड़ाई किए, तो कंट्रास्टिंग हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं एम्फेसाइज करना, कंट्रास्ट को एम्फेसाइज करना। नेक्स्ट है क्रिएटिंग आयरनी। आयरनी हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब कंट्रास्टिंग आइडियाज और डीपर मीनिंग देनी होती है तो हम आयरनी का प्रयोग करते हैं। तो आयरनी क्रिएट करने के लिए भी क्या करते हैं? इसका प्रयोग हम करते हैं। जैसे 1984 में जॉर्ज ऑरवेल की 1948 में इनकी एक नॉवेल आई थी जिसका नाम है 1984, ध्यान रखिएगा। 1984 इनके नॉवेल का नाम है, 1948 में आई थी, 1948 में। इसमें क्या है? गवर्नमेंट्स का जो स्लोगन है, वॉर इज पीस एंड फ्रीडम इज स्लेवरी। तो ये स्लोगन ही क्या है? अपने आप में कॉन्ट्रेरी है। ये क्यों यूज किया गया है? ये आयरनी है, उस समय के लिए ये आयरनी है, क्योंकि पूरा रसा जो है वो युद्ध में उलझा हुआ है। थीम को इनहेंस करने के लिए भाई जितना बढ़िया आप जक्सटापोज कर पाएंगे, जितना बढ़िया हीरो होगा और उतना ही दमदार अगर विलन होगा, तभी मूवी अच्छी लगती है। अगर विलन नहीं होता तो कभी कभी हम ये भी कहते हैं यार विलन ही नहीं है, पता नहीं कैसी मूवी है। टेंशन बिल्ड करने के लिए होता है, ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि जब हम रीडर के दिमाग में टेंशन क्रिएट करना चाहते हैं, इस प्रकार के हम क्या करते हैं? जक्सटापोजिशन वाले जो है एलिमेंट्स वहां पर इंट्रोड्यूस करते हैं। ड्रॉइंग अटेंशन टू सोशल एंड मॉरल इशूज। अच्छा, ये तो है ही कि जक्सटापोजिशन का यूज ही इसीलिए किया जाता है कि आपको मॉरलिटी सिखाई जाए और सोशल इशूज की तरफ आपका ध्यान खींचा जाए। जैसे कोई एक बहुत दानी है तो कोई एक बहुत लालची है। इस तरीके से क्या करते हैं? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स या कंट्रास्टिंग आइडियाज को शो करके जो है मॉरल और सोशल मैसेज देते हैं, सोशल इशूज पर बात करते हैं। So to conclude, juxtaposition is a powerful tool in literature that allows writers to emphasize contrast. तो इसके माध्यम से राइटर जो है कंट्रास्ट को एम्फसाइज करता है, थीम को एक्सप्लोर करता है, अपने थॉट्स को आराम से आगे लेकर के जाता है और रीडर के दिमाग में अपने थॉट को प्रोवोक भी करता है कि रीडर अच्छे से उसको पढ़े, ताकि अच्छे से पढ़ेगा तो नावल उसकी अच्छे से या उसकी क्रिएशन अच्छे से बिकेगी। तो यहाँ पे जो है आपका आके जक्सटापोजिशन समाप्त हो जाता है। तो अब हमारी जो अगली यूनिट है, अगली यूनिट हम कल पढ़ेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा आपको जो है अगली यूनिट के बारे में आपको बता देते हैं। इसमें हमारे पहले जो राइटर हैं जो आपके सिलेबस में दिया गया है, हाँ, वो पहले राइटर आपके हैं, वो है विलियम शेक्सपियर। तो चलिए देखते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको दे देते हैं, फिर आगे हम लोग कल से इसको पढ़ेंगे, डिटेल में पोएम को भी पढ़ेंगे।
तो विलियम शेक्सपियर महोदय की अगर हम बात करें तो विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न ऑन 23 अप्रैल 1564। 23 अप्रैल 1564 को इनका जन्म हुआ था। 23 अप्रैल 1564। लेकिन एज पर द रजिस्टर ऑफ द लोकल चर्च, वहाँ की जो लोकल चर्च है का जो रजिस्टर है उसके हिसाब से इनका बैप्टिज्म हुआ था 26 अप्रैल को। ही वॉज बैप्टाइज्ड ऑन 26 अप्रैल 1564। अब बैप्टिज्म क्या होता है? बैप्टिज्म जैसे हम लोगों के यहाँ नामकरण संस्कार होता है जो है, तो ऐसे ही क्रिश्चियन में बैप्टिज्म होता है, जो कि ऑन द 3rd डे ऑफ बर्थ के तीसरे दिन पर वो जो है बैप्टिज्म का कार्यक्रम होता है, नामकरण संस्कार किया जाता है। तो ये नामकरण संस्कार शेक्सपियर का 26 अप्रैल को हुआ है, इसीलिए हम ये मानते हैं कि इनका जन्म 23 अप्रैल को हुआ है। अब इनका जन्म हो गया, महोदय का महान व्यक्ति हैं, बहुत महान हैं। इनको पढ़ पढ़ के पता नहीं कितने लोग महान बन गए, इनके बारे में लिख लिख के कितने लोग महान बन गए। तो आप भी देखिए कि इनको पैदा करने वाले कौन थे और वो कितने महान थे। तो इनके फादर का नाम है, इनके फादर हैं जॉन शेक्सपियर। इनके फादर का नाम है जॉन शेक्सपियर। जॉन शेक्सपियर एक ट्रेड्समैन थे, इनका अपना बिजनेस था। तो एक ट्रेडर थे या बिजनेसमैन कह सकते हैं, बिजनेसमैन। बहुत लोग मानते हैं कि इनकी जो है ग्रैनरी की दुकान भी थी, और बहुत सारे लोग ये मानते हैं इनकी जो है कुचरी की भी दुकान थी, जैसे कसाई खाना जिसको कहते हैं, ट्रेड ऑफ जो है मीट का ट्रेड वगैरह ये लोग करते थे। इनकी मदर जो है शेक्सपियर की मदर, इनकी मदर है मैरी आर्डन। अब ये वही आर्डन हैं जिनके नाम से शेक्सपियर ने इस नाम को अमर कर दिया। इन्होंने अपने बहुत सारे जो है इनकी जो ड्रामाज हैं उसमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं जहाँ से हमें इनके फादर मदर के रेफरेंसेस मिलते हैं। तो इनकी मदर का रेफरेंस हमें एक बहुत ही इनका फेमस जो है कॉमेडी है जिसका नाम है एज यू लाइक इट। उसमें एज यू लाइक इट में एक गार्डन, एक फॉरेस्ट है जिसका नाम है आर्डन, फॉरेस्ट का नाम है आर्डन। तो इससे हमें याद आता है कि इनकी मदर का नाम क्या था, मैरी आर्डन था। अब मैरी आर्डन जो है और जॉन शेक्सपियर के घर पैदा हो गए ये महाराज। अब पैदा हुए, धीरे धीरे बड़े, और जहां पे ये पैदा हुए उसका भी नाम लिख लीजिए, स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन। एवन एक रिवर है, उसी नदी के किनारे स्ट्रैटफोर्ड नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था। तो बड़े हुए, इनके पिताजी का व्यवसाय ठीक ठाक अपना चल रहा था, अच्छा खासा। ये बड़े हुए तो इनका स्कूल में दाखिला करा दिया गया, ग्रामर स्कूल में। ग्रामर स्कूल मतलब प्राइमरी स्कूल की तरह होता है जो राजा लोग जो है हर एक गांव में अपना चलवाते थे। तो ये ग्रामर स्कूल में इनका एडमिशन हो जाता है। वहां पर ये पढ़ाई पढ़ते हैं, कितनी क्लास तक? केवल 4th स्टैंडर्ड तक वहां पर पढ़ाई करते हैं। और माना जाता है कि जब ये 4th स्टैंडर्ड में थे उसी समय इनकी पारिवारिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। इनके फादर को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ बिजनेस में, और ही वॉज कंप्लीटली बैंकरप्ट एट दैट टाइम। उस समय पूरे बैंकरप्ट हो गए थे महाराज, और अब बैंकरप्सी आ गई तो पैसा था नहीं घर को मेंटेन करने के लिए और जो है परिवार को चलाने के लिए। इनको माना जाता है कि अपनी फादर की हेल्प करनी पड़ी।
तो इन्होंने कुछ दिन जो है बिजनेस में भी हाथ बटाया, कुछ दिन वहाँ के एक लोकल स्कूल में इन्होंने टीचिंग भी करी, कुछ दिन तक इन्होंने टीचिंग करी, और साथ साथ में इनका एक पैसन था कि ही यूज्ड टू लॉइटर हियर एंड देयर परफॉर्मिंग सम एक्ट्स इन लोकल ड्रामा कंपनी। लोकल ड्रामा कंपनी में जा करके जो नाटक अपने गांव के जैसे लोग बना लेते हैं टीम पूरा, उसमें जा करके ये क्या करते थे, छोटे बहुत रोल आसपास अपना किया करते थे और घूमते टहलते रहते थे। इनके लाइफ में एक इंसिडेंट आता है, जो है वो इंसिडेंट आता है इनकी लाइफ में कब, 1582 में when शेक्सपियर was 18 years old, शेक्सपियर मात्र 18 साल के थे, तो शेक्सपियर was married to, तो शेक्सपियर की शादी कर दी गई किससे, शेक्सपियर was married to whom, शेक्सपियर was married to, कमेंट करिए, शेक्सपियर की शादी किससे हुई, इनकी पत्नी का क्या नाम था, शेक्सपियर was married to, कमेंट फास्ट, शेक्सपियर was married to एन हैथवे, वेरी गुड, शेक्सपियर की शादी होती है एन हैथवे से। अब समस्या क्या थी, समस्या क्या थी, समस्या कुछ भी नहीं थी, शादी हुई ये तो अच्छी बात है, लेकिन समस्या पढ़ने वाले लोगों को होती है, क्योंकि भाई हर व्यक्ति के बारे में जब दूसरे व्यक्ति के बारे में जानता है तो कुछ न कुछ वो ऊपर नीचे चीज़ों को करके पूछता ही है। तो बहुत सारे लोगों ने जो है पूछा इनसे कि भैया एन हैथवे जब शादी हुई तो ये 26 साल की थी और शेक्सपियर महोदय 18 साल के थे, व्हाट वाज द रीजन, रीजन क्या था कि शेक्सपियर मैरिड अ गर्ल 8 years older टू हिम, जो एक लड़की 8 साल उनसे बड़ी है उससे इन्होंने शादी कर लिया। तो अब इसके पीछे बहुत सारे लोग लॉजिक देते हैं, सम पीपल सेज, सम क्रिटिक सेज, सम कह सकते हैं रिसर्चर सेज, बहुत सारे कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि शेक्सपियर जो है बैंक्रप्सी में थे, पैसे की बहुत कमी थी इनके परिवार में और इनको डावरी ठीक ठाक मिली होगी। एन हैथवे के फादर जो है वो एक लैंडलॉर्ड भी थे, इन्होंने अच्छी खासी इनको डावरी दी है और इस डावरी की वजह से शायद शेक्सपियर ने शादी करी होगी। फिर कुछ लोग क्वेश्चन ये पूछते हैं कि आखिर में डावरी जो है, मान लीजिए फाइनेंशियल स्थिति नहीं सही थी तो डावरी कोई पिता फादर एक 8 साल छोटे लड़के से जो कि बेरोजगार है, कोई काम नहीं करता, 8 साल छोटे लड़के से अपनी बेटी की शादी भी करेगा और डावरी भी देगा, तो ऐसी क्या मजबूरी थी। तो बाद में ये पता चलता है कि जब शेक्सपियर की शादी के आफ्टर 6 months ऑफ देयर मैरिज, इनके मैरिज के 6 महीने बाद ही एन हैथवे जो है ये 2 बच्चों को जन्म देती हैं, जुड़वा एन हैथवे, एक का नाम है आपका सुजाना और एक का नाम है जूडिथ, ये 2 बच्चों को जन्म देती हैं। अब मैरिज के 6 महीने बाद जन्म दे दी तो भाई क्वेश्चन उठता ही है कि हो सकता है कि सी मस्ट बी प्रेग्नेंट बिफोर हर मैरिज, वो अपने मैरिज से पहले ही प्रेग्नेंट रही होगी, लेकिन अब सी वॉज प्रेग्नेंट। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थियरीज, 2 टाइप्स की थियरी हैं। सम रिसर्चर सेज, कुछ रिसर्चर कहते हैं कि शेक्सपियर इधर उधर गांव में घूमते टहलते रहते थे और चूंकि एन हैथवे इनके बगल के गांव की ही थी तो ये हो सकता है कि सी मस्ट हैव कम इन कांटेक्ट विथ एन हैथवे, एन हैथवे के कांटेक्ट में आए होंगे एंड इन्फैचुएशन हुआ होगा एंड ड्यूरिंग इन्फैचुएशन सी गॉट प्रेग्नेंट, वो प्रेग्नेंट हो गई तो बाद में पता चला होगा तो ही यूज्ड टू मैरिज। लेकिन बात ये है कि अगर वो शेक्सपियर के बच्चे थे, शेक्सपियर से प्रेग्नेंट थी तो इतनी बड़ी डावरी, लेकिन फिर भी अगर बच्चे के पास है, पिता के पास, बच्चे को दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बहुत सारी थियरी हमें मिलती नहीं है, लेकिन इतना जरूर मिलता है, रेफरेंसेस जगह जगह मिलते हैं कि शेक्सपियर जो है 8 साल बड़ी एन हैथवे से शादी करती हैं
एन हैथवे शादी के 6 महीने बाद जुड़वा बच्चों को जन्म देती हैं और ये माना जाता है कि डावरी के लिए शायद इन्होंने शादी करी होगी। अच्छा, अब क्या हुआ, शादी हो गई इनकी, बच्चे हो गए, कोई समस्या नहीं। इनको एक लड़का भी हुआ, एक लड़का इनको हुआ जिसका नाम था हैमनेट। ये मतलब शेक्सपियर के मैरिज के बाद की बात है, दोनों जुड़वा बेटियां हुई, उसके बाद फिर बाद में इनको एक बेटा हुआ हैमनेट। हालांकि हैमनेट जो है ये शुरुआत से ही बहुत कमजोर था, ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहा। 1596 में 8 साल का ही था, तभी इसकी डेथ हो गई। बहुत कम उम्र में ही इसकी डेथ हो जाती है। इनकी दोनों बेटियां आगे भी जिंदा रहती हैं। अब शेक्सपियर के लाइफ में एक घटना उसी समय घटती है। इधर उधर घूमते थे तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है, मानना है, इन्होंने थॉमस पर्सी, एक वहां के जो है थॉमस पर्सी एक सामंत थे वहां के, तो थॉमस पर्सी के ये लोग जो है गार्डन में चले गए और इनका जो अपना वहां से जानवर पाल के रखते हैं, सब कुछ पाल के रखते हैं, तो वहां पर ये डियर, कुछ लोगों ने मिलकर के डियर पोचिंग कर ली, डियर की चोरी कर ली, हिरन चोरी कर लिया। अब पर्सी महोदय ने क्या किया भाई, अपना केस वगैरह जो भी किया, तो उसमें शेक्सपियर का नाम भी आया कि शेक्सपियर वॉज वन एमंग द पोचर्स, जो चोरी करने वाले थे उनमें से एक जो है शेक्सपियर भी थे। दंड निर्धारित हुआ कि भाई इनको 100 कोड़े समथिंग जो है, या मतलब नंबर मैं मिस कर रहा हूँ, कुछ कोड़े का दंड निर्धारित हुआ कि जो पोचर्स हैं उनको मिलेगा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि शेक्सपियर जो है डरे और डर के स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन छोड़ दिया और छोड़ करके भाग गए, कहाँ भाग गए, छोड़ करके लंदन। तो ये जो है स्ट्रैटफोर्ड से भाग कर चले गए लंदन। और कुछ लोगों का ये कहना है कि चूंकि इनकी पत्नी इनसे बड़ी थी और इनकी शादी जो है इनकी मर्जी के खिलाफ ही हुई थी, तो पत्नी से इनको बहुत प्रेम नहीं था, तो शायद हो सकता है ऊब ऊब गए हों और फिर कमाने उमाने के चक्कर में, क्योंकि लंदन एट दैट टाइम वाज सेंटर ऑफ आर्ट सेंटर ऑफ आर्ट एंड ड्रामा, आर्ट और ड्रामा इन सब का, लिटरेचर का सेंटर था उस समय। जैसे हमारे यहाँ मुंबई दिल्ली है, आज अगर हमारे यहाँ बच्चा कुछ नहीं कर पाता है तो पढ़ लिख रहा है, फिर उसको लोग कहते हैं भाग जाओ, मुंबई चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, थोड़ा बहुत कमा लोगे वहाँ पर, तो ये अपना जाता है वहाँ पर जो है कमाने। तो शेक्सपियर महोदय भी स्ट्रैटफोर्ड से लंदन चले गए। अब चूंकि एक यंग लड़का, बहुत जो बड़ा बहुत उम्र नहीं है, 1588 के आसपास की बात है, भाग कर गए थे, तो 1588 में अगर हम देखें तो कितनी इनकी उम्र, 24 साल के रहे होंगे। तो 24 साल की उम्र में ये पहुंच गए लंदन, 24 इयर्स के थे। अब इन लंदन व्हाट हैपेंस, लंदन में क्या हुआ इनके साथ, नौकरी कैसे मिलेगी भाई, पढ़े लिखे नहीं है, क्लास 4 तक ही पढ़ा है, कोई अच्छी नौकरी मिल नहीं सकती। हालांकि इनको लकी थे कि ही गॉट अ जॉब एज स्टेबल कीपर, एक स्टेबल कीपर के रूप में इनको नौकरी मिल गई। स्टेबल जो अस्तबल होता है ना, घोड़े जहां खड़े किए जाते हैं अस्तबल, वहां पे तो पहले क्या होता था, जो थिएटर होते थे, जैसे ये थिएटर है तो थिएटर यहां से है, ओपन थिएटर भी होते थे, कुछ बैठने की जगह होती थी, कुछ जो है बालकनीज बनी होती थी, और इधर के साइड में कहीं एक तरफ क्या होता था, पूरा पार्किंग होता था, पार्किंग में घोड़े घोड़ा गाड़ियां ये सब लगाई जाती थी, और हर एक लॉर्ड जो आते थे उनके लिए एक स्टेबल कीपर होता था। तो ये स्टेबल कीपर का जॉब करने लगे, बड़े मेहनती थे, अपना काम बड़ी ईमानदारी से किया करते थे। तो इनके स्टेबल जो मतलब मालिक होते थे, जो जिनका घोड़ा रहता था, वो देख के बड़े खुश हो जाते थे कि यार ये लड़का बहुत मेहनती है। तो ऐसे ही खुश होकर के फिर धीरे धीरे इनको प्रमोशन मिल गया और ये बन गए कर्टन रेजर, अर्थात अब पर्दा उठाना और गिराना शुरू कर दिया इन्होंने। तो कर्टन रेजर की पोस्ट इनको मिल गई। अब कर्टन रेजर क्या होता है कि मान लीजिए ये आपका थिएटर है, यहाँ पे जनता बैठी हुई है आपकी, यहाँ पे जनता बैठी हुई है, और यहाँ पे कर्टन रेजर होता है, इधर प्ले परफॉर्म हो रहा है आपका, ये पर्दे उठाता है और गिराता है। तो कर्टन रेजर इधर से जो कैरेक्टर तैयार होके आ रहे हैं और स्टेज पर आ रहे हैं उनको भी देखता है,
और स्टेज पर वो कैसा काम कर रहे हैं उनको भी देखता है, लगभग वो दोनों से जुड़ा रहता है। तो शेक्सपियर को यहाँ पर बहुत ही अनुभव मिला, खूब जिनको ड्रामा लिखने की, ड्रामा परफॉर्म करने का अनुभव मिला, और एक्टिंग को भी इनको बहुत शौक था। तो ये धीरे धीरे पूरा ड्रामा सीख गए। फिर इन्होंने ड्रामा में हाथ भी अपना आजमाया, लिखना शुरू किया। शुरुआत में इनको असफलता मिली, लेकिन बाद में इनके ड्रामा बहुत पॉपुलर हुए, और आज जो है शेक्सपियर इज रिगार्डेड द ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। इंग्लिश ड्रामा के सबसे बड़े मास्टर के रूप में ये माने जाते हैं। तो हम इनके कुछ जो प्लेज हैं, टोटल इन्होंने जो प्लेज लिखे हैं वो टोटल हैं 37। तो 37 प्लेज इन्होंने टोटल लिखे हैं। हालांकि 2 प्ले और है जो कि माना जाता है कि इन्होंने किसी के कोलैबोरेशन में लिखा है, लेकिन हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। तो 37 प्लेज इनके हैं। और 37 प्लेज के बाद इन्होंने 154 सॉनेट्स लिखे हैं। 154 सॉनेट्स के अलावा इन्होंने 4 नरेटिव पोएम्स भी लिखी हैं, तो जिसमें से बहुत ही फेमस नरेटिव पोएम्स हैं, और कुछ छोटी छोटी पोएम्स भी इन्होंने 1-2 लिखी होंगी, जैसे फेनिक्स वगैरह इनकी जो है पोएम्स हैं, नरेटिव पोएम्स। लेकिन इनकी 2 नरेटिव पोएम्स जो आपको याद रखनी चाहिए, तो 2 नरेटिव पोएम कौन कौन सी हैं? एक है वीनस एंड एडोनिस, और एक है द रेप ऑफ लुक्रीस। तो ये 2 इनके नरेटिव पोएम्स हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी हैं, जिसको आपको लर्न भी करना चाहिए, याद भी होना चाहिए। इनके सॉनेट्स हैं, तो इनके सॉनेट्स की अगर हम बात करें तो 154 सॉनेट को इन्होंने 3 भाग में लिखा है, 1 to 126, 127 to 152, और 153 और 154। तो 120 से 126 वाला जो है ये इनके फ्रेंड और इनके पैट्रन भी थे, इनके संरक्षक भी थे, जिनका नाम था WH, उनको डेडिकेट किया है। 127 से माना जाता है कि इनकी कोई प्रेमिका थी, अब वो कौन थी पता नहीं, डार्क लेडी नाम दिया गया है। और ये जो लास्ट के 2 हैं, ये गॉड ऑफ लव, जो प्रेम के हमारे देवता होते हैं, कामदेव, उनको जो है डेडिकेट किया है। तो ये तो इनके सॉनेट्स हैं जो कि कैटेगराइज किए गए हैं। अब इसमें आपको जो सॉनेट यहाँ पर पढ़ना है वो सॉनेट नंबर 116 पढ़ना है, बहुत ही फेमस इनकी सॉनेट है। अब हम इनके प्लेज की बात कर लेते हैं। तो इनके प्लेज को हम 37 प्लेज को, अब सारे प्लेज तो आप याद भी नहीं कर पाएंगे, और सारे आपके लिए स्पेशली लिखाना जो है वो उचित भी नहीं है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको जानना ही चाहिए वो हम लिखा रहे हैं। तो इनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं, 4 ग्रेट ट्रेजेडीज, ये इसी नाम से जानी जाती हैं। आपसे कोई पूछे कि 4 ग्रेट ट्रेजेडीज क्या हैं, तो आप बताएंगे हैमलेट, आप बताएंगे ओथेलो, आप बताएंगे किंग लियर, आप बताएंगे मैकबेथ। ये 4 इनकी जो है ये क्या कहलाती हैं? ये 4 ग्रेट ट्रेजेडीज कहलाती हैं। तो इनको याद करने के लिए आप हुक्म जो है शब्द याद कर सकते हैं कि हमको बहुत हुक्म मत दिया करो। तो हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। अच्छा, इसके अलावा भी इनकी ट्रेजेडीज हैं, ऐसा नहीं है। इनकी रोमन ट्रेजेडीज में हम देखें तो जूलियस सीजर है हमारी, जूलियस सीजर, रोमियो एंड जूलियट है, रोमियो एंड जूलियट, एंटनी क्लियोपेट्रा है, एंटनी क्लियोपेट्रा है, ये तो रोमन में आ जाती। इनकी एक ट्रेजेडी और है टाइटस एंड्रोनिकस, जो इनकी पहली मानी जाती है ट्रेजेडी, एंड्रोनिकस जो है। कुछ इनकी कॉमेडीज हैं जिनके नाम आप नोट कर लीजिए। कॉमेडीज की अगर हम बात करें, इनकी कॉमेडीज कौन कौन सी हैं? तो
है? हाँ, शुरुआत में एक्चुअली इनके प्लेज बहुत हिट नहीं हुए थे, लेकिन फिर धीरे धीरे लगभग 94 से जब इन्होंने हिस्ट्रीज लिखना शुरू किया तो वहां से काफी फेमस हुई। कॉमेडीज में इनके देखें तो कॉमेडीज में जैसे इनका लव लेबर लास्ट, लव्स लेबर लास्ट, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट, मेजर फॉर मेजर, मेजर फॉर मेजर, और इनकी है मच अडू अबाउट नथिंग, मच अडू अबाउट नथिंग। ऐसे और भी बहुत सारी इनकी हैं। लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टेम्पेस्ट, तो ये आप याद रखिएगा, टेम्पेस्ट, ये इनकी अंतिम कॉमेडी में आती है, द टेम्पेस्ट। तो ये आप नोट कर लीजिए। इनकी कुछ हिस्ट्री भी है, तो हिस्ट्री प्ले में जैसे मैं आपको इनकी हिस्ट्रीज में आपको बता दूं, तो इनकी हिस्ट्रीज में हमारे पास जो है वो क्या आते हैं, हेनरी फोर्थ, इसमें दो पार्ट हैं, एक है पार्ट 1 और एक है पार्ट 2। तो हेनरी फोर्थ पे इन्होंने 2 लिखा है। हेनरी सिक्स्थ इन्होंने 3 पार्ट में लिखा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। के बाद इनकी जो हिस्ट्रीज हैं, हिस्ट्री में हेनरी फोर्थ, हेनरी सिक्स्थ, हेनरी एट्थ जो कि इनकम्प्लीट हो गई थी। इसी के परफॉर्मेंस के समय जो है ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी और पूरा जल के खाक हो गया ग्लोब थिएटर, तो ये इनकम्प्लीट रह गई। ये इनका अंतिम प्ले भी माना जाता है, हेनरी एट्थ। और इनके नाम से किंग जॉन भी एक है, वो भी माना जाता है कि इन्हीं का है। लेकिन ये सब इनकी कुछ फेमस हिस्ट्रीज हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। तो ये एक रफ आइडिया मैंने दिया है। अभी शेक्सपियर इतने पे ही समाप्त नहीं होते हैं, बहुत कुछ इनके बारे में है, लेकिन आपके लिए इतना बहुत पर्याप्त है, बहुत ही पर्याप्त है। अब लास्ट पॉइंट जो है इनकी है डेथ। डेथ इनका उसी दिन होता है जिस दिन ये पैदा हुए थे, 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को ईयर आपका बदल गया, ईयर हो गया 1616। 1616 में 1616 में इनकी 23 अप्रैल 1616 को इनकी डेथ हो जाती है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं। कल हम इनको और थोड़ा सा डिटेल में कुछ लाएंगे, इनके बारे में पॉइंट्स लाएंगे। इतना आप लोग तैयार करके आइएगा। कल इनकी पोएम का हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उसको देखेंगे, क्या क्रिटिकल एप्रिसिएशन है उसको देखेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए आप जो है इसको रिवाइज करते रहिए एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज ऑन माई यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ से मेरे वीडियोज़ को देखिए, बहुत आपको फ़ायदा मिलने वाला है। एंड डू शेयर ऑल द वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड आस्क देम टू वॉच दोज वीडियोज़, क्योंकि यही वीडियोज़ आप वॉच करेंगे तो ये मेरा मोटिवेशन होगा, मैं और बढ़िया से आपको पढ़ाऊँगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। तो चलिए कल आपसे फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए।